The makers of our constitution knew that independent India was going to face many challenges. जो हमारा जो भारत है, जब वो आज़ाद हो जाएगा तो बहुत सारे उसके सामने चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. Foremost among these were the challenges to bring about equality and well-being of all citizens. कि सारे नागरिक जो है वो सही तरीके से रहें, समान उनको अधिकार हो. They also thought that certain policy directions was required for handling these problems. कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें. तो therefore some guidelines were incorporated in the constitution, but they were not made legally enforceable. तो ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में जो कि लीगली मतलब लॉफुली कानूनी रूप से एनफोर्सिएबल नहीं है, ज़बरदस्ती उसको मानने को मजबूर नहीं किया जा सकता. दिस मीन्स दैट इफ़ अ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर गाइडलाइन, अगर गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर गाइडलाइन इम्प्लीमेंट नहीं करती है, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी. तो हम कोर्ट नहीं जा सकते और कोर्ट को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कोर्ट इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट को कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ही है. दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल. दे आर द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ज़बरदस्ती जुडिशरी या जजेस उसको एनफोर्स नहीं कर सकते. Those who framed our constitution, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया है, thought that the more moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. Government को उसको seriously लेना पड़ेगा. Besides, they expected that the people would also hold the government responsible for implementing these directives. और जो गवर्नमेंट है वो मॉरली नैतिक रूप से जिम्मेदार होगी इन डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो अ सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी, एक स्टेट लिस्ट बनाई जाती है पॉलिसी की, पॉलिसी गाइडलाइंस की, दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अ लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें क्या क्या होता है? और देखो, फर्स्ट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट. हमारा जो समाज है उसको क्या उद्देश्य हैं, क्या वो लक्ष्य हासिल करना चाहता है. उसके बाद कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय. फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि एक जो इंडिविजुअल है वो एंजॉय करना चाहता है. सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट. कुछ पॉलिसीज जो होती हैं जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ेंगी. अब यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो आप एक देख सकते हो आप स्टेट पॉलिसी. दे पास सेवरल जमींदारी abolition bills, nationalized banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wage, cottage and small industries were promoted, and provision for reservation for the upliftment of scheduled caste and scheduled tribes were made. इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी की, इसके कोशिशों के साथ ये बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं. सच एफर्ट्स टू गिव अफेक्ट. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारी एबोलिशन एक्ट्स और ये सब एक्ट्स, कानून, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, ये सब दे वर मेड विद द एफर्ट ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और इट इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन आल्सो. फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री. ये सब मेंशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स में. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक स्टेट पॉलिसी की लिस्ट है जो अलग से इंक्लूडेड है. और व्हाट दे हैव टू डू अंडर द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं. तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, हमारे अधिकार भी हैं. हमारे अधिकार तो हम पढ़ते ही हैं, पर हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स भी हैं. इन 1976 42nd अमेंडमेंट जो संविधान में
सुधार किया गया, अमेंडमेंट की गई, और अमंग अदर थिंग्स दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। 10 ड्यूटीज़ इसमें एनुमरेट की हैं, 10 ड्यूटीज़ बताई गई हैं। और एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड अवर कंट्री, हम अपने देश को सुरक्षा देनी है, हमें प्रमोट हार्मनी अमंग ऑल द सिटीजन, सारे नागरिकों के बीच सम्मान, मतलब एक मिलजुल करके हार्मनी, पीसफुल लिविंग हो, और मिलजुल के लोग काम करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ें हमारी ड्यूटीज़ के अंडर आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट मेक द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी। हमें अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी है, साथ में राइट्स को भी एंजॉय करना है। यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या रिलेशनशिप है। तो आप यहाँ देखते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शो किया गया, इसके गोल्स क्या हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनकी भलाई का, सोशल सामाजिक भलाई, इकोनॉमिक आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक रूप से उन्हें न्याय मिलना चाहिए, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वितरण, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, ये सब चीज़ें गोल हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। और पॉलिसीज़ कौन कौन सी अपना रही हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जैसा कानून सबके लिए लागू होना, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड, शराबबंदी जिसको कह सकते हैं, और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग को बढ़ाना, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल्स, जो हमारे ज़रूरत के लिए जो ये कैटल्स होते हैं, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं, उनको मारने से बचाना, उनका कत्ल नहीं होने देना, स्लॉटर नहीं होने देना, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत को बढ़ाना। ये सब चीज़ें इसकी पॉलिसीज़ के अंदर आता है। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, जो कि जिसको मतलब न्याय, ऐसे अधिकार जो कि मतलब जिसको जस्टिस नहीं मिल सकती, जैसे कि एडिकेट, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, ऐसे अधिकार जो कि हर किसी को मिलने चाहिए, जिसको के लिए कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि एडिकेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, मैन और वुमेन में इक्वालिटी रख करके उनको समान वेतन देना, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, आर्थिक रूप से जो एक्सप्लॉइट करते हैं, वर्क राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, एंड जो हमारे जो चिल्ड्रन है बिलो 14 ईयर्स एज के, उनको एम्प्लॉय नहीं करना है इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए, और उनको राइट टू एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड, ये सब चीज़ें हमारे राइट्स में आते हैं। तो दीज प्रिंसिपल्स दे एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। फंडामेंटल राइट्स मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट बचाते हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो सारे समाज की वेलबींग को देखते हैं, कि वो सारा जो समाज हो अच्छी तरह से रहे, एडिकेट लाइवलीहुड हो, सम्मानपूर्वक किसी को जीने का अधिकार मिले। तो और however at times when government intends to implement directive principles of state policy, it can come in conflict with the fundamental rights of the citizen. This problem arose when the government sought to pass laws to abolish जमींदारी सिस्टम। जब पहले जो जमींदारी सिस्टम था, ज़मीन पर जो किसी जमींदार का, लैंडलॉर्ड का कब्जा होता था, तो जब इसको ख़त्म करने की, प्रथा को ख़त्म करने का गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आई, ये दीज मेजर्स वर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट राइट टू प्रॉपर्टी। हम ये किसका उल्लंघन था, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना जाता था। बट जो सोसाइटी एज अ होल, समाज को एक बदलाव की जरूरत थी, सोसाइटी की जो नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और समाज का जो हित होता है वो व्यक्तिगत हितों से ऊपर होता है, व्यक्तिगत भलाई से ऊपर होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया,
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में अमेंडमेंट की, बदलाव किया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया. दिस लैंड लेड टू अ लॉन्ग लीगल बैटल, लंबी कानूनी लड़ाई चली. एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी टुक डिफरेंट पोजिशंस. और जो गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट क्लेम दैट राइट्स कैन बी अब्रीज्ड फॉर गिविंग अफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल. और यहाँ पर ये जो मतलब इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर सोसाइटी का वेल बीइंग देखा जाता है. अब यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया गया. और देन एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड डिबेट चली थी. ये दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट कि जो संविधान है उसमें बदलाव लाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है. तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि पार्लियामेंट, संसद जो है बदलाव ला सकती है. द कोर्ट वाज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स. और हमारा जो कोर्ट था वो सिस्टम क्या कह रहा था कि संसद कोई भी बदलाव नहीं ला सकती जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो. जैसे कि केशव नंद भारती केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा कि देयर वर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि क्या कहा कोर्ट ने कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं और कुछ उनको चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट. और तो इस तरह से ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इन द राइटिंग्स ऑफ ज्योतिराव फुले, अ रेडिकल सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र से ज्योतिराव फुले जो समाज सुधारक थे. और राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. राइट्स जो होते हैं अधिकार, उसमें फ्रीडम भी मिलती है आपको और समानता और स्वतंत्रता मिलती है. और जो राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. और जो नेशनल मूवमेंट थी हमारी, जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन और नेशनल मूवमेंट, उसमें ये आइडिया जो राइट्स का था, इट वाज फर्दर शार्पन एंड एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये लंबा जो इस ट्रेडिशन को कैरी करता है. और ये धीरे धीरे आप राइट्स के बारे में इस लेसन में आपका कंप्लीट हुआ. दिस इज़ ऑल अबाउट